हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्री रोमांटिक एज के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और ये प्री रोमांटिक एज का थर्ड पार्ट है। और पिछले लेक्चर में हमने प्री रोमांटिक एज के साथ साथ उस टाइम के लिटरेचर के कुछ फीचर्स भी पढ़े थे कि लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस आए थे उसमें। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्री रोमांटिक एज के, प्री रोमांटिक पीरियड के कुछ पोएट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है थॉमस ग्रे, जो कि प्री रोमांटिक एज का एक फेमस पोएट है। और थॉमस ग्रे के बारे में बात करें तो थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है। ट्रांजिशनल पोएट बच्चों, प्री रोमांटिक एज को ही ट्रांजिशनल पीरियड भी या ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशनल एज? तो बच्चों, ट्रांजिशनल का मतलब होता है संक्रमणकालीन, और संक्रमणकालीन का मतलब होता है जिसमें 2 या 3 चीज़ों का मिक्सचर हो, मतलब कई सारी चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। तो हम प्री रोमांटिक एज को संक्रमणकालीन या ट्रांजिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्री रोमांटिक एज में हमें न्यू क्लासिकल एज की भी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है और रोमांटिक एज की भी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो इस टाइम के जो राइटर्स हुए या जो ऑथर्स हुए, उनके वर्क्स में भी, उनकी रचनाओं में भी हमें इन दोनों एज की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थॉमस ग्रे की। और थॉमस ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसमें किस तरह से दोनों एज की क्वालिटीज़ पाई जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में जो न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है कि न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे या न्यू क्लासिकल एज के टाइम के जो ऑथर्स हुआ करते थे, उनकी एक फेमस क्वालिटी हुई करती थी। उनका एक फेमस क्वालिटी क्या था कि परफेक्शन ऑफ स्टाइल, मतलब वो अपने स्टाइल को परफेक्ट बनाते थे, वो बिल्कुल अटेंटिव रहते थे कि उनकी स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हो। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए थॉमस ग्रे ने क्या काम किया है कि उनकी पोएम की इस एलिजी की जो 128 लाइन्स हैं, इन 128 लाइन्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया कितने में? 32 स्टेंजाज में। 32 स्टेंजा में डिवाइड कर दिया और हर एक स्टेंजा की स्टाइल क्या थी? सेम थी, सेम स्टाइल थी। तो मतलब देखो, स्टाइल के मैटर में थॉमस ग्रे ने किसको फॉलो किया? न्यू क्लासिकल को फॉलो किया। दूसरी बात करें, न्यू क्लासिकल जो राइटर्स थे वो किस पे फोकस करते थे? पर्सोनिफिकेशन। उनकी राइटिंग में हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता था। पर्सोनिफिकेशन क्या है बच्चों? किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह ट्रीट करना या उसकी तरह व्यवहार करना। जैसे किसी पेड़ को बोले कि मैं पेड़ से बात कर रहा था, वो पेड़ मेरे से बात कर रहा था, अपनी दुख कहानी सुना रहा था, अपनी या दुख बता रहा था, तो वो हम क्या कर रहे हैं? उसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं या उसको सजीव के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं कि सूरज चाचा, चंदा मामा, हम इनको क्या कर रहे हैं? रिलेशन से शो कर रहे हैं, मतलब उनको भी पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। तो पर्सोनिफिकेशन दूसरी क्वालिटी थी किनकी? न्यू क्लासिकल वालों की। इसको भी थॉमस ग्रे ने यूज किया अपनी एलिजी में, और अपनी एलिजी में उन्होंने कई सारे वर्ड्स, कई सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसको उन्होंने पर्सोनिफाइड करके प्रेजेंट किया है, मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन किया है। जैसे कि एम्बिशन। देखो, एम्बिशन कोई एक सजीव वस्तु नहीं है। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, कोई वस्तु नहीं है, कोई सजीव वस्तु नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफाई किया है, उसको एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है। इसी तरह से प्राइड, ऑनर, मेमोरी, फ्लैटरी, नॉलेज और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको उन्होंने पर्सोनिफाइड किया। तो देखो, पर्सोनिफिकेशन में भी ग्रे ने किसको फॉलो किया है? न्यू क्लासिकल को फॉलो किया है। तीसरी क्वालिटी जो न्यू क्लासिकल की है वो है मोरलिटी। मतलब ये लोग मोरलिटी के ऊपर बात करते थे, मोरल की बात करते थे कि ह्यूमन बीइंग में मोरल होना चाहिए। तो थॉमस ग्रे ने भी उनकी इस क्वालिटी को फॉलो करते हुए अपने इस एलिजी में उसने क्या किया है? एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है। किसको? रिच पीपल को। जो रिच पीपल है उनको मैसेज दिया है। क्या मैसेज दे रहा है? कि दे शुड नॉट मोक पुअर, मतलब उनको पुअर लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो रिच पर्सन है ना, उनको शुड नॉट प्राउड हाई बर्थ, पोजीशन, ब्यूटी एंड वेल्थ, मतलब अपने हाई या अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म के लिए उनको प्राउड नहीं फील करना चाहिए कि मैं ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूँ, उनकी पोजीशन ऊंची है, हाई है, इसके बारे में उनको घमंड नहीं करना चाहिए। ना ही उनको अपनी सुंदरता पे घमंड करना चाहिए और ना ही वेल्थ पे। उनको एक मोरल संदेश देने की कोशिश कर रहा है
कि आप लोगों को या जो रिच पर्सन है उन लोगों को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो कॉमन पर्सन्स हैं, जो पुअर पर्सन्स हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी लाइन है, उस लाइन्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया है थॉमस ग्रे ने, क्या कोशिश किया है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। उन्होंने अपनी इस पोयम में या इस एलिजी में एक बहुत फेमस लाइन लिखी है, क्या? द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कहने का मतलब जो ग्लोरी है, जो महानता है, जो फेम है, जो वेल्थ है, जो ब्यूटी है, ये सारी चीजें क्या होती है? लीड, बढ़ती तो है, लीड बढ़ते बढ़ते कहाँ को जाती है? टू द ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र तक। इट मीन्स एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय वन डे। वो ये कहना चाह रहा है कि यू शुड नॉट मोक द पुअर, यू शुड नॉट फील प्राउड, या यू शुड नॉट बी प्राउड फॉर योर हाई बर्थ, हाई पोजिशन, ब्यूटी एंड वेल्थ, बिकॉज यू विल बी डाई वन डे। तुम भी एक दिन क्या करोगे? मर जाओगे। एंड एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय वन डे। हर एक चीज एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो यू शुड नॉट फील प्राउड। ओके, तो यहां पर वो एक मोरल मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देख लिया कि न्यू क्लासिकल एज में जो क्वालिटीज थी, परफेक्शन ऑफ स्टाइल, पर्सोनिफिकेशन ऑफ मॉरलिटी, इन चीज को फॉलो करते हुए नजर आया कौन? जो थॉमस ग्रे अपनी इस एलिजी में। अब हम बात करें कि रोमांटिक एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं इस एलिजी में, तो देखो बच्चों, सब्जेक्टिविटी। रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मैंने आपको जब एज के बारे में बता रहा था तब भी बताया था कि सब्जेक्टिव होते थे, वो अपनी पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व करते थे। तो सब्जेक्टिविटी रोमांटिक एज की एक क्वालिटी है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पोएम स्टार्ट हो रही है, जो एलिजी स्टार्ट हो रही है ना, पोएट के खुद के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है, मतलब अपने बारे में वो डिटेल देता है। और ये जो एलिजी है ये लास्ट भी या ख़त्म भी किसकी वजह से हो रही है? पोएट के डिस्क्रिप्शन के साथ ही। तो हमने ये देखा सब्जेक्टिविटी जो एक क्वालिटी है किसकी? रोमांटिक एज की, ये इस पोएम में या इस एलिजी में पाई जा रही है, जिसमें हमने ये देखा कि पोएम को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले पोएट अपने बारे में बताता है, और पोएम को जब ख़त्म करता है तो पोएट अपने डेथ के बारे में डिस्कस करता है, तो मतलब अपने बारे में ही बताता है। तो देखो पोएट यहाँ सब्जेक्टिव हो गया इस पोएम में। दूसरा नेचर। नेचर जो कि रोमांटिक एज वालों की एक और अच्छी सी क्वालिटी है। तो इस पूरी पोएम में पोएट शुरू से लेकर लास्ट तक नेचुरल ब्यूटी या नेचर के बारे में डिस्क्राइब करता रहता है। तो नेचर वाली क्वालिटी भी इस एज में इस पोएम में पाई जा रही है, तो ये भी एलिमेंट इसमें है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है डेथ। तो डेथ तो सीधी सी बात है बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे कि रोमांटिक एज की तीसरी क्वालिटी है डेथ। अभी हम बात कर रहे थे कि पोएट अपने डेथ के बारे में पोएम के एंड में डिस्कस करता है। इसके साथ ही साथ बच्चों इस पोएम में या इस एलिजी में पोएट जो है डेथ ऑफ विलेजर्स, जो बेचारे गरीब हैं, उनके डेथ के बारे में भी बात करता है। क्योंकि आप देखो लिखा हुआ है कंट्री चर्चयार्ड, ग्रामीण कब्रिस्तान। तो ग्रामीण कब्रिस्तान का मतलब ये हो गया कि वहाँ के कब्रिस्तान में कौन दफनाए हुए हैं? ग्रामीण लोग। तो ग्रामीण लोग दफनाए हुए हैं तो उन लोगों की बात करता है। तो डेथ जो कि रोमांटिक एज की क्वालिटी है, ये एलिमेंट भी किस में पाया जा रहा है? एलिजी में, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। तो देखो रोमांटिक एज की भी क्वालिटी इसमें पाई जा रही है। एक और क्वालिटी है मेलंकली। जो रोमांटिक एज के वो राइटर्स होते थे वो उनकी एक और क्वालिटी होती थी मेलंकली, मतलब दुख। वो अपने पोएम में दुख दर्शाने की कोशिश करते या दुख बताने की कोशिश करते थे। तो थॉमस ग्रे ने भी अपनी इस एलिजी में दुख को दर्शाने की कोशिश किया है, मेलंकली को दर्शाने की कोशिश किया है। किसके द्वारा? मेलंकलिक सिंबल के द्वारा। सिंबल कौन कौन से यूज किए हैं? जैसे एल्म ट्री, यू ट्री, ऐसे कुछ सिंबल्स यूज किए हैं जिसके द्वारा वो मेलंकली को शो करने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस पोएम को पढ़ने चलेंगे तब पूरी डिटेल्स के साथ वहाँ हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे यूज हुआ है। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थॉमस ग्रे की जो एलिजी है, देखो उसमें दोनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नियो क्लासिकल एलिमेंट्स भी और रोमांटिक एलिमेंट्स में भी। और नियो क्लासिकल एलिमेंट्स में हमने देखा पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्टाइल भी, परफेक्शन ऑफ स्टाइल भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, मोरलिटी है, ये तीनों क्वालिटीज पाई जा रही हैं। रोमांटिक एलिमेंट्स की बात करें तो उसकी इस एलिजी में सब्जेक्टिविटी भी मिल रही है हमें,
नेचर भी मिल रहा है, डेथ भी है और मेलंकली भी है। इसी तरह से इसी प्री रोमांटिक एज का एक और पोएट हुआ विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस भी ट्रांजिशनल पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके वर्क्स में भी दोनों एज की क्वालिटीज मिक्सअप होती हैं। न्यू क्लासिकल एज की भी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं और रोमांटिक एज की भी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। तो हम विलियम कॉलिंस की बात करें तो विलियम कॉलिंस की भी एक पोएम है जो आपके कोर्स में ही है और उसका एग्जाम्पल देते हुए हम बात करते हैं कि विलियम कॉलिंस की एक पोएम है ओड टू इवनिंग। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री रोमांटिक या ट्रांजिशनल पोएम का। ये ट्रांजिशनल या प्री रोमांटिक क्यों है? क्योंकि इसमें वो जो है ना किसके बारे में बात करता है? इमोशंस एंड इमेजिनेशन। अब हम बात करें इमोशन और इमेजिनेशन कौन से एज की क्वालिटीज थी, तो आप पाएंगे कि ये इमोशंस और इमेजिनेशन और सब्जेक्टिविटी, नेचर, ये सारी क्वालिटीज हमें मिलती थी रोमांटिक एज में। तो देखो इमेजिनेशन और इमोशन की बात करें तो वो रोमांटिक एज की बात कर रहा है, किसकी बजाय? रीजनिंग एंड क्लासिसिज्म। रीजनिंग ऑफ क्लासिसिज्म मतलब न्यू क्लासिकल क्वालिटी जो कौन सी होती थी? रीजनिंग की क्वालिटी। इसके बाद वो फैक्ट की बात करते थे। तो ये सारी क्वालिटीज की बजाय वो इमोशंस और इमेजिनेशन की बात करता है। मतलब वो किन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है? न्यू क्लासिकल एज की क्वालिटीज पे, लेकिन उसका भी डिस्क्रिप्शन उसकी पोएम में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा विलियम ब्लेक भी है, रॉबर्ट बर्न भी है और बहुत सारे और भी पोएट्स हैं, लेकिन सबको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने केवल 2 पोएट को लेते हुए आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है कि प्री रोमांटिक एज में जो पोएट्स हुए थे उनके वर्क्स में, उनकी रचनाओं में दोनों एज की क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, दोनों एज के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स भी और रोमांटिक एज के एलिमेंट्स भी दोनों इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्री रोमांटिक एज के जो राइटर्स हुए, जो पोएट्स हुए या जो ऑथर्स हुए, उनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है रोमांटिक एज। थैंक यू।